बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द MSK2। सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के क्लिनिकल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लिनिकल है क्लिपल फील्ड सिंड्रोम, जिसको हम ब्रेविकॉलिस भी कहते हैं। So here is the picture of the clinical picture of the patient presenting with the Klippel fish syndrome। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि देखो, नेक में कौन सी वर्टिब्रा होगी? सर्विकल वर्टिब्रा होगी। जब सर्विकल वर्टिब्रा या तो दो सर्विकल वर्टिब्रा या तो दो से ज़्यादा सर्विकल वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं क्लिपल फिश सिंड्रोम। सो व्हाट इज क्लिपल फिश सिंड्रोम? इट इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ द टुवर्ड द मोर सर्विकल वर्टिब्रा इन द पेशेंट। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे? सामने नजर आ रहा है। इसकी नेक क्या होगी? शॉर्ट होगी, ठीक है। और क्योंकि इसमें आप फ्यूजन हो गया वर्टिब्रा की, तो उसमें वर्टिब्रा इतने अच्छे से मूव नहीं कर सकेगा, तो लैक ऑफ द मूवमेंट इन द नेक, ठीक है। और तीसरी एब्नॉर्मलिटी क्या हो सकती है कि इसका जो ब्रेन स्टेम पे भी इफेक्ट जाएगा, क्योंकि देखो इसी के साथ तो ब्रेन स्टेम ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम पे भी इफेक्ट जाएगा, ठीक है। और इसके कॉजेज अब क्या हो सकते हैं? कॉजेज या तो ये हो सकता है कि बर्थ के बाद वर्टिब्रा फ्यूज हो गई हो, मगर बहुत ही रेयर है कि बर्थ के बाद वर्टिब्रा फ्यूज हुई हो। तो सबसे ज़्यादा हो सकता है ना, वो ये कंडीशन हो सकती है कि जब डेवलपमेंट हो रही हो वर्टिब्रा कॉलम की, तो तब ही सेगमेंटेशन ही ठीक से ना हुई हो सर्विकल वर्टिब्रा की, ठीक है। सेगमेंटेशन होगी तभी तो अलग अलग होंगे ना, मगर सेगमेंटेशन ही नहीं हुई, ठीक है। अब इसकी सर्विकल एनाटमी क्या होगी? मेरे पास थोरेसिक वर्टिब्रा है, मगर देखो जो सर्विकल वर्टिब्रा होती है ना, ठीक है, उसमें भी जब एक या दो जब एक वर्टिब्रा, ठीक है, दूसरी वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? जॉइंट बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बन जाता है। इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से क्या पास करी होती है? स्पाइनल नर्व्स। अब देखो वर्टिब्रा क्या कर गई? बहुत ज़्यादा फ्यूज़ कर गई आपस में। अब उसे ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। अब वो आपस में बिल्कुल फ्यूज़ हो गई हैं, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। दिस इज, ठीक है, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो स्पाइनल नर्व पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब ये सिंड्रोम है, यानी पेशेंट प्रेजेंट विद वन और द मोर क्लिनिकल डिफेक्ट, तो फिर इसमें एसोसिएटेड बर्थ डिफेक्ट क्या होंगे कि पेशेंट स्कॉलियोसिस के साथ भी अपीयर करेगा। स्कॉलियोसिस होता है कि उसका जो कर्वेचर है ना, ठीक है, स्पाइनल नर्व का कर्वेचर, स्पाइनल कॉर्ड का कर्वेचर, ठीक है, वो भी क्या होगा? उसमें भी डिफेक्ट आएगा। और साथ ही पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर भी होगा। मगर एसोसिएट बर्थ डिफेक्ट के साथ एक और बात भी याद रखनी है। दिस इज़ द रिसर्च पेपर जिसमें मैंने ये देखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि क्लिपल फिश सिंड्रोम का ना जो पेशेंट होता है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जो जितने भी केसेस हैं उनकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द केस 1, ठीक है। इसमें भी आप लोग देखोगे तो नेक क्या है? शॉर्ट है, ठीक है। दिस इज़ द शॉर्ट नेक। केस 2 जिसमें नेक बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ है कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इसमें भी है, ठीक है। और केस 3 में भी नेक शॉर्ट और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इसको भी है। केस 4 में भी नेक शॉर्ट, और देखें इनको स्कॉलियोसिस का भी इसका थोड़ा सा पता चल रहा है, स्कॉलियोसिस और जो इनकी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी है इनको भी, ठीक है। दिस इज़ द रेडियोग्राफ जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि सर्विकल वर्टिब्रा फ्यूज़ हुई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो याद रखना कि ट्रीटमेंट इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। क्योर और ट्रीटमेंट में याद रखना, क्योर क्या होता है कि जब हम ना उसको ट्रीट करें तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है मगर क्योर नहीं है इसका। कि फिजिकल थेरेपी करेंगे, ठीक है, और उसकी सर्जरी करेंगे कि उसका जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है उसको काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकें। अच्छा, तो ये जो अब ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ क्लिपल फिश सिंड्रोम कौन सी कॉम्प्लिकेशन के साथ रहेगा कि अब उसकी वर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट है, तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो सके, इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन मतलब कितने रिस्क हैं उसको फ्यूचर में कुछ होने के। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसेसरी रिब। एसेसरी रिब क्या होता है कि देखो, नॉर्मल प्रोसेस कल मैंने तुम लोगों को एक बताया था कि ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या होता है कि जो इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है ना, उससे कोस्टल प्रोसेस निकलेगी। जब उस कोस्टल प्रोसेस से, ठीक है, उस कोस्टल प्रोसेस से रिब्स बनती है ना, ठीक है, पहले कार्टिलेजनस मॉडल, फिर ओसिफाई होगा वो, और उसका ये जो इसके साथ अटैचमेंट है ना, वो ख़त्म होकर ज्वाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर क्या ही हो, अगर लंबर या फिर सर्विकल वर्टिब्रा में ये कोस्टल प्रोसेस डेवलप हो जाए, तो एसेसरी रिब्स होगी। तो व्हाट इज एसेसरी रिब? इट इज़ नथिंग बट अ रुडिमेंट्री होती है ये। और क्यों होती है? डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल प्रोसेस और सर्विकल एंड लंबर वर्टिब्रा। अब इसकी टाइप्स क्या है? लंबर रिब भी हो सकती है और सर्विकल रिब भी, मगर इनका डिफरेंस देखना है कि जो लंबर रिब होती है ना, वो ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सर्विकल रिब, ठीक है।
1% पॉपुलेशन में ये पाई जाती है और सर्विकल रिप अबाउट 0.5 to 1% पाई जाती है, ठीक है। लंबर रिप इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करती, बट सर्विकल रिप करती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट। किस तरह? अगर आप ये पिक्चर देखो तो यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल रिप्स ये हैं, ठीक है, मगर समटाइम्स रेयरली सर्विकल रिब अपीयर होती है, ठीक है। जब सर्विकल रिब आएगी तो नीचे ही ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस को क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। ब्रेकियल प्लेक्सस किसको सप्लाई करें? हमारे हैंड आर्म और फोर आर्म को। तो पेशेंट जो सिम्टम्स अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो ठीक है, मगर अगर वो सिम्टोमेटिक है तो किन सिम्टम्स के साथ अपीयर होगा कि उसके आर्म में, फोर आर्म में या फिर हैंड में पेन हो रहा है। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि सर्विकल रिप्स कैन कॉज न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस पे, ठीक है। सिम्टम्स इंक्लूड पैरालिसिस एंड एनेस्थीसिया ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और बात याद रखनी है कि एक्सेसरी रिप्स यूनिलेटरल भी हो सकती है, यानी एक साइड पे भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, यानी दोनों साइड पर भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए, देखो एक तो बात होती है ना एसिम्टोमेटिक की। अगर एसिम्टोमेटिक यानी कोई उसको सिम्टम अपीयर हो ही नहीं रहा, अगर कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर हो रहा तो फिर क्यों हम उसका ट्रीटमेंट करें? सिर्फ रेगुलर चेकअप्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसका और ट्रीटमेंट नहीं होगा। मगर अगर सिम्टोमेटिक है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस पे वो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द रिप करेंगे, ताकि यार उसका जो वेस्कुलर कंप्रेशन है उससे तो उसको रिलीफ मिल सके ना। सो दिस इज़ द रेडियोग्राफ, ठीक है। पेशेंट सर्विकल रिप के साथ अपीयर हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि सर्विकल रिप कहाँ पर है, ठीक है। एरो के साथ उसने पॉइंट आउट किया हुआ है और इसको बायलैटरल सर्विकल रिप है, यानी दोनों तरफ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज रिप, जिसे हम साइनोस्टोसिस भी कहते हैं। फ्यूज रिप क्या होती हैं कि एक या दो से ज़्यादा रिप जब फ्यूज़ हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्यूज रिप, ठीक है। या तो वो पार्शली फ्यूज़ होंगी, ठीक है, या फिर वो फुली फ्यूज होंगी, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है? या तो कोई कंजेंटियल कॉज होगा, यानी डेवलपमेंट के दौरान ही कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हुई होगी, या फिर डेवलपमेंट के बाद कोई अगर रोड एक्सीडेंट है, कोई ट्रोमा है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से बिफोर बर्थ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। टाइप्स क्या हो सकती हैं? यूनिलेटरल यानी एक ही रिप फ्यूज़ हुई हो एक साइड की, मगर बाईलेटरल भी हो सकती है, यानी दूसरी साइड की रिप भी फ्यूज़ हुई हुई हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ज़्यादातर केसेस ना एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, और उनको हम एक्सीडेंटली डिस्कवर करते हैं। किस तरह के पेशेंट कोई किसी और चीज़ के साथ आया, हमने उससे बोला कि आप एक्सरे वगैरह करवाएं, ठीक है, और हमने एक्सरे में देखा कि अच्छा इसको फ्यूज रिप है, ठीक है, मगर कोई सिम्टम नहीं क्रिएट करी थी तो हमने बस फॉलो अप्स उसको बोल दिए। मगर अगर वो सिम्टम्स क्रिएट करेगी तो रिस्पायरेटरी और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिप्स के अंदर उसने क्या रिस्पायरेशन यानी लंग्स वगैरह को कंट्रोल किया हुआ है, तो लंग्स को तो इफेक्ट करेगी ना फिर, और रिस्पायरेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगी। ट्रीटमेंट क्या है? अगर एसिम्टोमेटिक है तो यार कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिम्टम्स बहुत सीवियर किस्म के सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है तो हाँ सर्जिकल अप्रोच फिर अपना लो, ताकि वो प्रेशर जो है रिस्पायरेटरी प्रेशर वो कम हो जाए। नेक्स्ट इज द हीमियोवर्टिब्रा। सो हीमियोवर्टिब्रा क्या होता है कि देखो जब आधा वर्टिब्रा यानी हाफ ऑफ द वर्टिब्रा फेल टू डेवलप तो हम उसको क्या करेंगे? हीमियोवर्टिब्रा, ठीक है, यानी हमारे पास जो वर्टिब्रा है अब वो क्या रह गई है? हाफ रह गई है, तो नाम से पता चल रहा है। अब हीमियोवर्टिब्रा है क्यों पेशेंट को? इसका कॉज क्या है? कॉज ये हो सकता है कि हमने पढ़ा था कि क्वांटिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं। जब एक क्वांटिफिकेशन सेंटर अपीयर ही ना हुआ हो तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को हीमियोवर्टिब्रा हो जाएगा। अब इसके क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस या क्या हो सकते हैं कि देखो अगर वर्टिब्रा ख़राब है तो अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या रिस्क नहीं है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को जाकर इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस में तुम लोग लिख सकते हो। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर तुम लोग ये बात देखो कि हीमियोवर्टिब्रा की वजह से जो वर्टिब्रा का कर्वेचर है वो ख़राब हो गया है, तो दो तरह के कर्वेचर्स होते सकते हैं, या तो स्कोलियोसिस या काइफोसिस। जबकि काइफोसिस क्या हो सकता है? काइफोसिस होता है कि हमारे पास साइड वे कर्वेचर हो, ठीक है। सो दिस इज़ द पेशेंट विद द हीमियोवर्टिब्रा, ठीक है, इनका कर्वेचर आप खुद ही देख सकते हैं। ये एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें साफ पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या लिख सकते हो? यार देखो एसिम्टोमेटिक तो ये होने से रहा, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ये एसिम्टोमेटिक को, यकीनन सिम्टोमेटिक ही होगा, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में फिर तुम लोग क्या करोगे? डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी होगी, ठीक है, मगर ये तो फिज़िकल थेरेपी तो हम करेंगे ही उसकी, ठीक है, ताकि उसका जो कर्वेचर वगैरह ख़राब है कम से कम वो तो थोड़ा बहुत ठीक हो। और इसके अलावा ब्रेसिंग वगैरह, ऑब्जर्वेशन, और अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशंस हैं तो हम सर्जिकल अप्रोच को अपनाएंगे।
सो नेक्स्ट इज द कंडीशन कॉल्ड रेचिस्टिसिस या क्लेफ्ट वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये क्या होता है कि बहुत ही स्वेयर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिटा है। ठीक है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि ना स्पाइनल कॉलम ओपन रह जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉलम क्या होगी, इसकी ओपन रहेगी, ये देखिए। ठीक है, अब क्यों स्पाइनल कॉलम ओपन रह गई है, क्योंकि उसके जो न्यूरल ट्यूब है ना, ठीक है, वो फोल्ड, उसके जो न्यूरल ट्यूब फोल्ड्स है वो फ्यूज नहीं हुए थे आपस में। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी कहते हैं कॉज को। ठीक है, तो इसका कॉज क्या होगा कि मैंने ऊपर भी बताया कि जो न्यूरल फोल्ड्स हैं वो फ्यूज़ ही नहीं हुए। अब न्यूरल फोल्ड्स क्यों नहीं फ्यूज़ होते, या तो देखो उसको सिग्नल्स कौन भेज रहा था, ठीक है, नीचे से नोटोकॉर्ड भेज रहा था, ऊपर ऊपर न्यूरल ट्यूब था। अब अगर नोटोकॉर्ड उसको सिग्नल ही ना भेज सके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्टी इंडक्शन, या तो फॉल्टी इंडक्शन की वजह से, मगर एक और भी कंडीशन हो सकती है टेट्राजेनिक इफेक्ट। तो टेट्राजेनिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई एल्कोहल वगैरह के इनटेक करे, फिर कोई भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, उससे क्या हो कि वो कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि न्यूरल फोल्ड पे जो एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स उससे हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस उसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो प्री नेटल केयर, यानी कि मदर को चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या करे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले, यानी फॉलिक एसिड लेगी और तभी उसको एंटीडीज़ नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो भी आता है ना, तो उसमें वो ये लिखते होते हैं कि उसने एक बेबी आया है, ठीक है, वो इस कंडीशन से अपीयर हो रहा है, ठीक है, और उसमें मदर का जब हमने हिस्ट्री ली तो उसमें था कि उसने फॉलिक एसिड्स नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट था पोस्ट नेटल सर्जिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, पहले तो हमने मतलब ये तो केयर थी ना, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट नेटल वाले में सर्जिकल अप्रोच अपनाएंगे, यानी जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड ओपन है ना, ठीक है, पहले तो हम उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अब कोई चीज़ ओपन है तो उसको इन्फेक्शन की चांसेस तो है ना। और दूसरा क्या है, शंट प्लेसमेंट। अब शंट क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि इस जो रेचिस्टिसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो हाइड्रोसेफेलस के साथ भी अपीयर करते हैं। हाइड्रोसेफेलस होता है कि ब्रेन के अंदर ना बहुत ज़्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, तो हम उसको शंट प्लेस करेंगे ताकि वो उसको ड्रेन आउट कर सकें उस एक्सेस फ्लूइड को। सो नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन है हमारे पास क्लेफ्ट स्टर्नम। सो दिस इज़ द पेशेंट विद द क्लेफ्ट स्टर्नम। क्लेफ्ट स्टर्नम में क्या होता है कि जो हमारी स्टर्नम है, ठीक है, उसमें गैप अपीयर हो या फिर सेपरेशन हो। अब इसकी कॉज क्या हो सकती है, तो कॉज मैंने कल जब स्टर्नम पढ़ाया था ना, तो मैंने ये बात बताई थी कि बेसिकली पहले ना हमारे पास वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल पे क्या होता है कि दो स्टर्नल बार्स अपीयर होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर वक्त के साथ साथ वो स्टर्नल बार्स आपस में मीट करते हैं, ठीक है, और मीडियन प्लेन पे, यानी देखो ये वाला मीडियन प्लेन, यहाँ पर आके वे फ्यूज़ कर जाते हैं। मगर क्या ही हो कि अगर वो हमारे पास फ्यूज़ ना करें तो पेशेंट किसके साथ अपीयर होगा, स्टर्नल क्लेफ्ट। ठीक है, तो व्हाट इज स्टर्नल क्लेफ्ट, इट इज़ अ गैप इन द स्टर्नम। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द स्टर्नल क्लेफ्ट, द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द स्टर्नम। अच्छा देखो, अब ना दो टाइप्स होती हैं स्टर्नल क्लेफ्ट की, एक कंप्लीट क्लेफ्ट स्टर्नम और दूसरी पार्शियल क्लेफ्ट स्टर्नम। सो ये जो पेशेंट है ना, ये है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट स्टर्नम के साथ, यानी देखो इसका पूरा स्टर्नम तो नहीं फ्यूज़ हुआ हुआ ना। एंड दिस इज द पेशेंट विद अ कंप्लीट स्टर्नल क्लेफ्ट। ठीक है, इसमें पूरा स्टर्नम अलहदा हुआ हुआ है। इटियोलॉजी मतलब कॉज मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, एसोसिएटिव फैक्टर क्या हो सकता है कि हाँ ये देखो, दिस इज द पेशेंट विद इक्टोपिया कॉर्डिस। ठीक है, ये इक्टोपिया कॉर्डिस क्यों हुआ, जब स्टर्नल बार्स आपस में मीट ही नहीं किए। ठीक है, क्लेफ्ट स्टर्नम था तो हार्ट को तो मौका मिल गया और वो मतलब बाहर निकल आया। ठीक है, तो इक्टोपिया कॉर्डिस में क्या होता है कि हार्ट जो थोरेसिक कैविटी से आउटसाइड होता है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी पेशेंट की कि आपको एक नोटिसेबल गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बाकी उसको रिस्पायरेटरी इश्यूज़ भी होंगे, कार्डियक इश्यूज़ भी होंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, देखो ट्रीटमेंट अब नियोनेटल के ट्रीटमेंट्स डिपेंड करते हैं कि सीवियरिटी पे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम उसी वक्त ट्रीटमेंट कर देंगे, बट अगर इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो हम डिलेड रिपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब तक चाइल्ड में टॉलरेंस नहीं आएगी उस प्रोसीजर की, तो हम क्यों वो प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो फिर उसको खुद मारने वाला सिलसिला हुआ ना। सो देखो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप ना ये क्या है, स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम को आप खुद करीब लेकर आओ। ठीक है, और सर्जिकल मटेरियल्स के साथ, सर्जिकल अप्रोच के साथ क्या कर दो, आप खुद दोनों हाफ्स को आपस में मीट करवा दो। ये देखो दिस सर्जिकल मटेरियल के साथ हम उसको करीब लेकर आए हैं। ठीक है, और ये देखो वो ठीक भी हो गया। सो दिस इज़ द पेशेंट जब उसकी सर्जरी हो गई, ठीक है, क्लेफ्ट स्टर्नम से, तो इस तरह का कुछ प्रेजेंट करेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कॉन्करेंट सर्जिकल करेक्शन की। कॉन्करेंट सर्जिकल करेक्शन होती है कि एक सर्जरी के साथ आप किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशन को भी हैंडल कर रहे हो। देखो, अब पेशेंट किसके साथ अपीयर हुआ, स्टर्नम क्लेफ्ट के साथ, मगर हो सकता है उसको एक टोपिया कॉर्डिस भी हो, तो आप क्या करोगे? आप क्या स्टर्नम को पहले या हार्ट को अंदर रख दोगे और फिर कहोगे अच्छा स्टर्नम वाली जो है ना, मतलब स्टर्नम को साथ जोड़ने वाली सर्जरी मैं बाद में करूँगा? ऐसे नहीं। तो कॉन्करेंट सर्जिकल अप्रोच अपनानी है इसमें, ठीक है। यानी हार्ट को भी अंदर करना है और साथ ही साथ आपने स्टर्नम बार्स को भी, जो उसके जो स्टर्नम सेपरेट है, ठीक है, उसको भी साथ में लेकर आके उसको फ्यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, यानी पेक्टस एक्सकवेटम, ठीक है। पेक्टस एक्सकवेटम को कहते हैं फनल चेस्ट को भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टर्नम है ना, ठीक है, उसकी पोस्टीरियर डिप्रेशन हो जाए, यानी वो पीछे की तरफ डिप्रेस हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? फनल चेस्ट। इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, तो एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता, मगर हाँ कहा जाता है कि जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, ठीक है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ की वजह से हो सकता है। यानी देखो, यहाँ से भी कोस्टल कार्टिलेज आ रही है, यहाँ से भी रिब्स आ रही। अब रिब्स ग्रो किए जा रही हैं, ठीक है, आगे की तरफ आई जा रही हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि दरम्यान में स्टर्नम भी है। अगर तुम लोग इतना ज़्यादा ग्रो करोगे तो स्टर्नम तो पोस्टेरियरली डिप्रेस हो जाएगी ना। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज कि ये चीज़ हो सकती है, मगर जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी फैमिलीज़ में ये चीज़ रन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, मगर ये बात ज़रूर याद रखना कि पेक्टस एक्सकवेटम कॉजेस अननोन, बट इट मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज, ज़रूर याद रखना। अच्छा यार, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी? आपको विजिबल एक आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है कि उसका जो चेस्ट है, ठीक है, वो पोस्टेरियरली डिप्रेस है। उस अब रिस्पायरेटरी इश्यूज़ आएंगे ऑब्वियसली, और कार्डिक इश्यूज़ भी आएंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज टॉलरेंस उसकी कम हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर तो ट्रीटमेंट, यार देखो, हर चीज़ का ना ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। अगर इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है ही नहीं तो हम उसका ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो हम एक्सरसाइज से गुजारा करेंगे, ठीक है, और उसकी फिजियोथेरेपी से। मगर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम दो प्रोसीजर्स अपनाएंगे, नस प्रोसीजर और रेविज प्रोसीजर। इसमें से बस नस प्रोसीजर कर लो। बेसिकली नस प्रोसीजर क्या होता है कि ना, ये बहुत ज़्यादा मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, यानी पूरी आपको बंदे की बॉडी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं खोलनी पड़ेगी। थोड़ी सी आप उसको थोड़ा सा कट लगा के वहीं से ही आप ये सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेटल बाहर होगा, ठीक है, उसको बीच में रखोगे और जो स्टर्नम की डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करोगे। लेट मी शो यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। बेसिकली देखो, इस तरह का कोई स्टर्नल बार होगा, ठीक है, उस स्टर्नल बार को हम ये इसने अंदर डालिए, इस स्टर्नल बार को हम अंदर रखेंगे, ठीक है, ताकि स्टर्नल बार जब ऊपर उठेगा तो स्टर्नम थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाए। लेट मी शो यू द सर्जरी। Is then passed across the chest again and flipped into position, providing immediate sternal improvement. Stabilizers are mounted onto the body. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे सारे क्लिनिकल्स ख़त्म होते हैं। वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो गई होगी, बट यार देखो, मैंने थोड़ी सा तुम लोगों को अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें भी दिखा दी थी, ठीक है, बीच में, तो शायद इस वजह से लंबी हो गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगी है फिर नहीं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।